आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 23 मार्च और आज के ही नहीं पिछले 4-5 दिन के करंट अफेयर समेट के मैं आपके सामने ला रही हूँ, क्योंकि न्यूज़ में तैयार कर लेती हूँ वो मैं खुद के लिए तैयार करती हूँ और मेरी वीडियो बनाना मेरा हुआ नहीं, तो इस चक्कर में मैं आज मतलब 4-5 दिन के वैसे भी टॉप 5 ही होते हैं, तो 5-5 क्वेश्चन पर डे के हैं, तो वो मैं आपके सामने जल्दी जल्दी पेश कर दूँगी और मतलब आप लोगों का भी 4-5 दिन का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। इसके साथ ही एक बात कि आप लोग पूछ रहे थे मैडम मेंस कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, तो मैंने पहले भी कहा था कि पिछली बार मैंने सारे रिज़ल्ट आपको बताए थे, बट इस बार मैं अपनी पर्सनल जानकारी आपको नहीं देना चाहती हूँ और कि मेंस मत पूछिए, क्योंकि पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फैमिली की, तो इस बार मैं उनमें ज़्यादा बिजी हूँ, तो आप लोग समझ जाइए। बाकी हाँ, एक चीज़ और है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मतलब चलो मैं कोई भी पोस्ट करती हूँ आपके साथ में, मैं वो थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए ही करती हूँ, क्योंकि देखिए हम जैसे मैं जब आपके फील्ड में थी, मतलब स्ट्रगल पीरियड में थी, तो मैं भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखती थी कि जॉब लगने से पहले, जॉब लगने के बाद में, है ना। तो अगर मैं अपने जॉब से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इसलिए कि आप लोग भी मोटिवेट हो कि किस तरह से अपनी लाइफ चेंज होती है आफ्टर जॉब, है ना। और स्पेशल मेरा टारगेट लड़कियों पे रहता है। देखो स्ट्रगल सबका समान ही होता है, बट लड़कियों का थोड़ा आप बोल सकते हो कि थोड़ा और ज़्यादा होता है लड़कों के मुकाबले। तो इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हाँ कि भाई आप लोग मेरे साथ, और मैं वैसे भी फैमिली की तरह ही ट्रीट करती हूँ। मुझे पता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मतलब दिल से है ना। तो मैं आप लोगों को वैसे भी फैमिली की तरह ही ट्रीट करती हूँ, लेकिन थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि मेरी पोस्टिंग कहाँ है, कहाँ पोस्टेड हूँ, और उसका जवाब मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि लड़कियां समझ सकती हैं कि मैं भी एक लड़की हूँ और मेरी भी प्राइवेसी है अपनी खुद की, तो आप सब लोग समझ सकते हो। तो मैं जब उसका जवाब नहीं दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग आपस में जो जवाब दे देते हो वो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि ना दिया कीजिए, क्योंकि कई लोग तो तुक्के मारते हैं, लेकिन पता नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानती हूँ चैनल पे, जो है मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, बस हाँ कि ये है, ये मुझे पता है कि ये हमारे चैनल पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो लोग मेरी पोस्टिंग के बारे में जानते भी हैं तो प्लीज़ शेयर ना कीजिए, क्योंकि सबसे पहले एक वुमन की प्राइवेसी होती है, वो प्लीज़ आप मेरी भी मेंटेन करें, क्योंकि मैं भी समझती हूँ, आप लोग भी समझते हो कि सबसे बड़ी चीज़ सेफ्टी होती है, तो थोड़ा सा इसको मेंटेन करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो चलो शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ूंगी मैं। पीडीएफ आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। हाँ, एक और चीज़, मैंने एक और नया चैनल बनाया है दोस्तों, वो फैशन ट्रेंडिंग जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड है और स्पेशल लड़कियों से रिलेटेड है। तो आप लोग भी अगर थोड़ा सा, कि वो मेरे पर्सनल रिव्यूज़ होते हैं कि जो हम लड़कियां करते रहते हैं दैनिक जीवन में, तो उनसे रिलेटेड है, तो प्लीज़ उधर भी फॉलो कर लीजिए। लड़के तो फॉलो तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब तो करके रख ही सकते हो, तो उधर भी थोड़ा सा प्यार अपना बनाए रखिए। जिस तरह से आप इस चैनल को प्यार देते हो, उस तरह से उस चैनल को भी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो डायरेक्ट जाके आप उधर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ जो है वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। सबसे पहले दोस्तों, कवच क्या है। 4-5 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, कवच दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जब निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन हो, तो उस प्रणाली को स्वचालित रूप से ही यह ट्रेन रोक देगी। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हाल ही में 2000 किलोमीटर तक का रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने की योजना है। कवच में उच्च आवृत्ति वाली रेडियो संचार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों कवच है क्या। कवच ऑटोमेटिक ट्रेन की सेफ्टी की एक प्रणाली है। इसमें क्या होगा, कई बार क्या होता है, गलती से एक ही ट्रैक पर आमने सामने दो ट्रेनें चला दी जाती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाता है, कन्फ्यूज़न में हो जाता है और ट्रेनों में टक्कर हो जाती है। तो यह जो प्रणाली है ऑटोमेटिक, अगर कभी ऐसी गलती हो जाती है तो उस ट्रेन को रोक देगी पहले ही। हाँ, अभी तक इसमें हमारे 2000 किलोमीटर के रेलवे को कवर किया जा चुका है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हम ये कार्य कर रहे हैं। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कवच में कौन सी प्रणाली यूज की गई है, तो दोस्तों उच्च आवृत्ति वाली हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो जो तरंगे होती है, उनका रेडियो तकनीकी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो दोस्तों अपने साइंस एंड टेक में, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, करंट से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करंट और मतलब उसमें दोनों में मिला जुला के हमसे पूछे जा सकते हैं। सूरसागर
दोस्तों 2-3 दिन पहले न्यूज़ में आया था। तो सूर सागर कहाँ स्थित है सबसे पहले तो देखो, अभी थोड़े दिन पहले ही पिछले 2019 में जब उद्योग निरीक्षक की एग्ज़ाम हुई थी ना, तो उसमें जो अपने राजस्थान की नहरें हैं, 4 नहरों में मतलब ये सागर सागर वाली 4 नहरें दी थी और इधर मिलाने को दिया था। बहुत कंफ्यूज किया था उस टाइम पे इस क्वेश्चन ने। तो इसलिए हमें राजस्थान की नहरों के बारे में मतलब ये भी जो भी अपनी झीलें नहरें हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। तो सूर सागर दोस्तों बीकानेर में स्थित झील है और ऊंट महोत्सव दोस्तों बीकानेर में मनाया जा रहा था, उस चक्कर में सूर सागर का भी नाम आया था। तो हमें ये भी पूछा जाए कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो बीकानेर में मनाया जाता है। कुर्जा पक्षी पर एक पूरा लेख आया था दोस्तों। कुर्जा पक्षी हमारे मतलब हमसे इंटरव्यू में बहुत बार कुर्जा पक्षी पूछा जाता था। तो कुर्जा पक्षी दोस्तों हमारे जोधपुर के खीचन गाँव में आने वाला एक प्रवासी पक्षी है। प्रवासी पक्षी मतलब आता कहाँ से, प्रवासी पक्षी मतलब दूसरे देश से आता है। कहाँ आता है? जोधपुर के खीचन गाँव में। उत्तरी रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान, अब 3 क्षेत्रों मतलब वैसे तो हम बोलते हैं मध्य एशिया से आता है, और स्पेसिफिक पूछा जाए तो उत्तरी रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान से प्रतिवर्ष शीतकाल में भारत में प्रवेश करता है। जब सर्दियाँ आती हैं तो वहाँ सर्दियाँ अधिक हो जाती हैं, तो थोड़ी गर्मी लेने के लिए इंडिया की तरफ प्रवास कर जाते हैं, और मार्च के प्रथम सप्ताह में गर्मी बढ़ने से इनकी वापसी होने लगती है। जैसे ही मार्च महीने में अपने गर्मियाँ बढ़ने लगती हैं तो कुर्जा वापस चले जाते हैं, है ना। और इस बार का मतलब कुर्जा थोड़ा सा लेख इसलिए आया था कि ज़्यादा मतलब थोड़ा लेट लौटते हैं, लेकिन गर्मी आपको पता है इस बार मार्च में ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी कुर्जा वापस जा रहे हैं। FATF के बारे में आया था दोस्तों। FATF ने फिर से अपनी लिस्ट जारी की है और पाकिस्तान को फिर से उसने ग्रे लिस्ट में रखा है। हम हर बार जब भी FATF की सूची आती है हम हर बार डिस्कस भी करते हैं। पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग मतलब मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है काले धन को वाइट धन में परिवर्तित करना, टेरर फंडिंग मतलब जो आतंकवादियों को धन देना, उस पर लगाम लगाने के लिए संस्था का निर्माण किया गया था। UAE जो देश है वो भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है इसकी में ही। और इसकी जो FATF की ग्रे लिस्ट है दोस्तों, उसमें टोटल 34 पॉइंट्स पर एक्शन लेना होता है, 34 पॉइंट्स पर काम करना होता है। लेकिन क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने 32 पॉइंट्स पर ही काम किया, 2 पॉइंट अभी भी रह गए, इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। भारत का रक्षा बजट कितना है, ये दोस्तों इसलिए क्वेश्चन दिया गया था क्योंकि चीन ने हाल ही में अपना रक्षा बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, उसके कंपैरिजन में भारत का रक्षा बजट भी दिया गया था। तो हमें कई बार कॉम्प्रिहेंशन में काम आ जाता है कि भारत का रक्षा बजट फ़िलहाल में लगभग 70 अरब डॉलर है। कितना है? 70 अरब डॉलर। और रही बात हम चीन की करें तो चीन ने हाल ही में अपना रक्षा बजट 7.1% तक बढ़ा लिया है, और चीन का जो रक्षा बजट हो गया है वो हो गया है 229 अरब डॉलर। 229 अरब डॉलर। अब आप ही सोचिए, कहाँ 70 अरब डॉलर, कहाँ 229 अरब डॉलर, है ना। तो पहले से ही हम चीन से बहुत कम थे और अभी चीन ने अपना रक्षा बजट और भी बढ़ा लिया है, और अमेरिका के बाद चीन दूसरा बड़ा रक्षा बजट रखता है। तो मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा रक्षा बजट रखने वाला देश है अमेरिका, और दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा रक्षा बजट रखने वाला देश है चाइना। तो हमारे लिए सोचनीय सा एक विषय है कि हम इसके मामले में अभी बहुत पीछे हैं। एक दोस्तों योजना आई थी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया है, अनुदान राशि 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर। देखो जो पिछला बजट आया था ना, उसमें मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना आई थी कि जो भी अपने मतलब दूध उत्पादन करने वाले डेयरी वाले लोग हैं उनको सरकार क्या करेगी, प्रोत्साहन देने के लिए 1 लीटर दूध पर 2 रुपये की राशि उनको देगी, है ना, मतलब लाभ के रूप में देगी। लेकिन अब इस 2 रुपये को बढ़ाकर 5 रुपये कर दिया गया है, ये इसमें परिवर्तन हुआ है, इसलिए हो सकता है पूछ ली जाए। 5 लाख दुग्ध उत्पादक इससे लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ कुछ डेटा भी दिए हुए थे कि देश में राज्य में 5,000 नए डेयरी बूथ खुलेंगे जिसमें 1,000 महिलाओं को दिए जाएंगे। राजसमंद में 30 करोड़ की लागत से दूध प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। मलसीसर झुंझुनू में पशु विज्ञान महाविद्यालय खुलेगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमसे अक्सर मतलब पूछ लिया जाता है। राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान की इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमसे, है ना। तो उसमें हम ये डेटा यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आप इस डेटा को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। उषाबेन दिनेश भाई बसवा कौन है? तो दोस्तों इनका भी नाम आया था पेपर में, किस लिए कि जैविक खेती करने वाले गुजरात की आदिवासी कार्यकर्ता है
उषाबेन दिनेशभाई बसवा को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। एक आदिवासी महिला है जिनको नारी पुरस्कार दिया गया, किस लिए? जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए। और समारोह में कुल 28 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार इस बार दिया गया था। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, आपको पता ही है वैसे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए देख लीजिएगा कि यूपी में 202, 403 कुल सीटें, सबसे ज़्यादा सीट रखने वाला राज्य यूपी है जिसमें भाजपा को 202 सीटें मिली। उत्तराखंड में कुल सीटें हैं दोस्तों 70 जिसमें भाजपा 47, गोवा में कुल सीटें 40 जिसमें भाजपा 20, मणिपुर में 60 जिसमें भाजपा 32 और पंजाब में 117 में से 72 आप ले गई। वैसे दोस्तों ऐसे हमें क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट हम अगर करंट ही पढ़ रहे हैं तो आसपास के माहौल से भी हमको थोड़ा अवेयर रहना होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया था, बाकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है यू सुक सोल। यू सुक सोल। कई बार अगर कोई नई पर्सनैलिटी हाल ही में नियुक्त हुई हो और उसी टाइम अपनी एग्ज़ाम लगी हो तो वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हाल ही में, हाल फिलहाल 1-2 महीने में कोई एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। यू सुक सोल पीपुल्स पावर पार्टी के ये कार्यकर्ता थे। खाटू श्याम जी का लक्खी मेला दोस्तों की बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा मेला लक्खी मेला, क्योंकि इसमें लाखों से भी ज़्यादा वो लोग आते हैं, भक्त आते हैं। तो कहाँ हमारा खाटू श्याम जी मतलब हमारे सीकर के देवता हैं और पूरे भारत में ही पूजे जाते हैं। खैर, तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को दोस्तों इनका लक्खी मेला लगता है। वैसे तो 15 डेज़ को पूरे 15 दिन ही मेला लगता है, लेकिन जो बड़ा मेला होता है वो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का नाम है दोस्तों मनसुख मांडविया। जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा अरे यार ये नाम तो अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं, तो मेरे को लगा क्वेश्चन ही डाल देते हैं मनसुख मांडविया। कई बार हम भूल जाते हैं हमारे मिनिस्टर्स के नाम। छोटा बच्चा भी कोई आके पूछ ले तो हमें कई बार अगर मिनिस्टर्स का नाम ही नहीं आया या फिर मम्मी पापा कोई भी पूछ ले घर में तो कि यार तू क्या ही तो तैयारी कर रहा है सिविल सर्विसेज की, तुम्हें अपने मंत्री का ही नाम नहीं पता। तो इसलिए थोड़ा सा हमें इनसे भी अवेयर रहना चाहिए। मनसुख मांडविया जी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। हाल ही में दोस्तों भारत में 12 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। तो कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? क्या कोवैक्सीन लगाई जा रही है, कोविशील्ड लगाई जा रही है? तो दोनों ही नहीं लगाई जा रही, इनको लगाई जा रही है कार्बेवैक्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली बन जाते हैं एग्जाम में और हम फ्रिक्वेंटली गलत भी कर देते हैं, इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है कि 12 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको कार्बोवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। यह कौन सी कंपनी द्वारा निर्मित है? यह बायोलॉजिकल ई कंपनी द्वारा निर्मित है। और यह कैसे बनी हुई है? कोरोना वायरस की सतह पर पाए जाने वाले स्पाइक प्रोटीन से निर्मित है। किससे? कोरोना वायरस की जो सतह पर, जो मतलब यूं हम कोरोना बनाते हैं ना, ऐसे कांटे कांटे बनाते हैं, तो इन कांटों कांटों में ही स्पाइक प्रोटीन होता है और इसी से इसे बनाया गया है। ठीक है, इसे हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रख सकते हैं। 2 डोज लगेंगी और अब तक की सस्ती वैक्सीन में ये एक वैक्सीन यह भी मानी जाती है। तो कार्बोवैक्स वैक्सीन का नाम है, बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा बनाई गई है। हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों नटराजन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दोस्तों, अगर वही है कि इस मंथ के आसपास कोई कंपटीशन एग्जाम होती है तो उसमें पूछा जा सकता है। तो पुरुष में तो मिला है श्रेयस अय्यर जो भारत के हैं, और महिला में मिला है दोस्तों एमिलिया केर जो न्यूजीलैंड की है। ठीक है, तो श्रेयस अय्यर और एमिलिया केर 2 जनों को प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और महिला में मिला है। द कश्मीर फाइल्स आप सब लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए, देखने लायक मूवी है, मैंने तो देख ली है। और आप लोगों में बताइए कमेंट करके किस किस ने देखी है अभी तक कश्मीर फाइल्स। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अगर कोई मूवी इतनी चर्चा में रह रही है तो उसके डायरेक्टर निर्देशक वगैरह कौन है? तो विवेक अग्निहोत्री इसके निर्देशक मतलब डायरेक्टर का नाम आप याद रख सकते हैं, विवेक अग्निहोत्री। इनविजिबल एम्पायर दोस्तों, कोरोना वायरस पे एक वो बुक लिखी गई थी, अक्सर इसका नाम हिंदू में आता रहता है, तो हो सकता है बाय द वे हमसे एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए। इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द वायरस, प्रणय लाल के द्वारा लिखी गई बुक है। हिंदू में बहुत बार इसका नाम आ चुका है, तो थोड़ा सा आप ये ध्यान में रख लीजिएगा। इनविजिबल एम्पायर किसकी बुक है? प्रणय लाल की बुक है। ठीक है, अब आते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। स्वामी ये भी कल वाले हैं, कुछ कल के हैं, 1-2 क्वेश्चन आज के। स्वामी शिवानंद जी संबंधित है। तो दोस्तों हाल ही में 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद जी योग गुरु माने जाते हैं और उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया है। आप सबने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था, तो
पूछ लिए जाते हैं, मतलब मतलब पुरस्कार तो हमसे पूछे ही जाते हैं ना, तो हमसे पूछ सकते हैं। तो पद्मश्री मिला है और किससे संबंधित है, योग से संबंधित है। और पद्म पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, आज तक किसी भी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को पद्म पुरस्कार नहीं मिला है, पद्म भूषण। तो पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया है दोस्तों। 3 तरह की श्रेणियां होती हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ठीक है। तो इन तीनों में से इनको मिला है पद्म भूषण, ठीक है। तो पद्म भूषण किसको मिला है, देवेंद्र झाझड़िया को मिला है। सबसे छोटा पद्मश्री, फिर उससे बड़ा भूषण और सबसे बड़ा पद्म विभूषण। आज है 23 मार्च, नहीं कल, मतलब परसों थी 23 मार्च, और 22 मार्च, और 22 मार्च को था विश्व जल दिवस, है ना। और विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को था। ये तो ठीक है, कई बार छोटी एग्जामों में ये भी पूछ लिया जाता है, बट इसकी थीम क्या थी दोस्तों, इसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द अनविजिबल, मेकिंग द अनविजिबल विजिबल। मतलब ग्राउंड वाटर जो लगभग अनविजिबल होता जा रहा है उसको विजिबल बनाना, ये इस बार की थीम थी। थीम बहुत बार बहुत सारी एग्जामों में फैक्चुअल रूप में पूछ ली जाती है ना, इसलिए थीम आपको याद होनी चाहिए। और दोस्तों आज है 23 मार्च है, 23, मैंने क्या 24 मार्च लिख दिया क्या आज, नहीं 23 ही लिखा है। आज 23 मार्च है, और 23 मार्च को आपको पता है शहीदी दिवस होता है, या फिर आप इसे शहादत दिवस भी बोल दीजिए, है ना। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इसी के दिन फांसी पे लटकाया गया था दोस्तों। तो बहुत ही मतलब 23 वर्ष की उम्र में फांसी पे लटकने वाले हमारे लिए एक महान क्रांतिकारी, जिनका मतलब योगदान हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत ज़्यादा रहा है। तो इनसे रिलेटेड एक आर्टिकल दिया हुआ था, पत्रिका में था, अब राइटर का नाम मुझे याद नहीं है, कोई वर्धा यूनिवर्सिटी से थे शायद राइटर। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, उम्दा लिखा है उन्होंने बहुत ही। तो उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, क्योंकि देखो पंजाब में इलेक्शन हुए हैं दोस्तों, पंजाब में इलेक्शन में इस बार मतलब एक मुद्दा बनाया गया है भगत सिंह जी को और इनको, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, इसलिए हमसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों 23 मार्च को मनाया जाता है, ये बात ठीक है। भगत सिंह पे एक साहित्य लिखा है हाल ही में, चमन लाल ने लिखा है, 4 मतलब खंडों में बड़ा साहित्य लिखा है ना, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो किसने लिखा है, चमन लाल ने लिखा है। हाल ही में पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने जो शहादत दिवस है उस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, विधानसभा में इनकी प्रतिमा लगाने का भी मतलब अभी बोला है। तो इसलिए भी देखो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो हमसे भगत सिंह पे लेख पूछ लिया जाए, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, प्री में भी आ सकता है, इसलिए मैंने उस एडिटोरियल में से ही उठाई हैं ये सारी चीज़ें। भगत सिंह की कुछ पुस्तकें हम डिस्कस कर लेते हैं आज। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये तो आप सबने सुनी भी होगी, ये मैंने पढ़ी भी है, बहुत ही शानदार बुक है। इसके अलावा विश्व प्रेम, साम्यवाद और उसका समाधान, अस्पृश्यता की समस्या, धर्म और हमारा स्वाधीनता आंदोलन, समाजवाद का आदर्श और मृत्यु के दरवाजे पर, ये कुछ किताबें हैं दोस्तों। अगर हमसे पूछ ली जाए, एक बुक तो हमें याद रहती है, लेकिन और हमसे पूछ ली जाए तो आप इन्हें बता सकते हो। इसके अलावा भगत सिंह ने 2 संगठन बनाए थे, नौजवान भारत और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आर्टिकल ज़रूर पढ़ना, बहुत ही शानदार आर्टिकल आया था। आज के पेपर की बात करी हूँ, राजस्थान पत्रिका में आर्टिकल आया था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है दोस्तों। इसके साथ ही, हाँ इसके साथ ही एक और आर्टिकल आया था, जो आया था भारत और जापान रिलेशनशिप पे। हाल ही में भारत और जापान में द्विपक्षीय वार्ता हुई है, और भारत और जापान के सारे पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, मतलब जो भी हमारे बीच में सकारात्मक पॉइंट है। मैंने अपना आंसर तैयार कर लिया है ना मेंस के लिए, आप लोग भी तैयार कर लीजिए। और आप लोग मुझे एक चीज़ और बताइए कि मैं ये छोटे वाले क्वेश्चन ही चलाती रहूँ प्रीत तक, या फिर बड़े वाले आंसर राइटिंग आपको चाहिए है, या पहले की तरह फिर से मेंस के आंसर राइटिंग वाली सीरीज शुरू कर दूँ। तो वो आप जिस तरह से कहोगे उसी तरह से हम लोग चलते रहेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ उधर वाले चैनल ट्रेंडिंग विद रजनी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।